a cave, a dream that no one could save. What's up everyone? Welcome back to the channel. फाइनली मंडे आ गया है और मुझे मौका मिला है आपसे मुलाकात करने का फिर से। तो बाय द वे मैं हूँ अर्जुना हरजाई और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरे मॉम डैड की लव मैरिज की स्टोरी। 1980 में कैसे उन्होंने इंटरकास्ट लव मैरिज की और क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बाद ज़िंदगी आगे कैसी बीती, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। वीडियो एंड तक देखना और जो चीज़ अभी आपको अच्छी लगेंगी, जो चीज़ आपको लगेंगी कमेंडेबल है, उसके बारे में मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताना। सी यू। मत डाल देना। हाँ जी पापा। वो আমার কোলে আসবে দেখিস। हाँ जाना है? देख कैसे रहा है मुझे बाबा, ये तो कह रहे इतनी सुंदर है मेरी दादी। गाइस आज पता करते हैं हमारे मॉम डैड की इंटरकास्ट लव मैरिज की स्टोरी, जो कि 1980s में, मतलब सोचो कितना गुर्दा चाहिए था इस चीज को करने के लिए। मम्मी अभी से ये डाले टीजर पे, वो इधर उधर। ये बात बताओ क्योंकि इनके तीन विवाह हो चुके हैं ना। हाँ, उसकी स्टोरी भी हम अभी बताएंगे। चलो अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। कीचू को ले आओ जरा। अच्छा दिखा दो कीचू के दर्शन, उसके बाद फिर लंबी कहानी चलने वाली है। इंट्रो बाइट आ रहा है और मैं कहाँ? अरे बाबा दादू की स्टोरी, दादी की स्टोरी, उसके बाद फिर मम्मी पापा की स्टोरी आएगी। इतना एक्साइटेड है। करें फिर? चलो शुरू करते हैं। Let's begin. Hello people. I'm very excited for the story session today. है ना? Yes. तो शुरू करते हैं आज थामा और बड़े पापा की लव स्टोरी। तो सबसे पहले आप दोनों कब मिले? सबसे पहले तो हेलो पीपल। Oh yes of course. Hello people. Hi folks, how are you? चलिए तो ग्रीटिंग्स हो गई, आप पढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सबसे पहले कहाँ मिले और कब? जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि स्कूल में मेरे ब्रदर के साथ इनका एक डुएट था एनुअल फंक्शन, तो वो सुनने के लिए मैं गई थी। वो पहली मीटिंग थी हमारी। तो आपको कैसे पता चला कि वो डुएट गाने वाले हैं? जब भैया ने बताया था कि भाई एक लड़का आया यार, क्या गाता है, मतलब मन्ना डे के गाने। अच्छा। तो वो फिर मैं थोड़ा, मुझे लगा कि सुनती हूँ जाके। मन्ना और रफी सब दोनों ही गाते थे। हाँ, तो वो सुनने के लिए गए थे। तो वो पहली मीटिंग थी, लेकिन मतलब उसके बाद फिर ये हमारे घर 2-4 बार आए थे। जैसे मैंने पहले आपको एपिसोड में बताया था कि मैं गाती रहती थी और ये दरवाज़ा नॉक नहीं करते थे और सुनते रहते थे। उसके बाद गाना खत्म होता था, फिर एंट्री आ जाती थी। ये जब हम 10th में थे तब की बात है, तब हम मिले थे। उसके बाद फिर तो आपका जब पहली बार आपने देखा, स्टेज पे थे पापा परफॉर्म कर रहे थे, हाँ परफॉर्म कर, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा साउंड कर रहा था वॉइस। और पापा आपका एनकाउंटर कैसा था? सेम चीज अब आपके पर्सपेक्टिव से सुनेंगे। मेरा एनकाउंटर ये था कि जैसे उस एज में होता है आदमी, जो भी लड़की देखता है उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है। और एक लड़की पूरे स्कूल में। वैसे भी हमारे पूरे लड़कों का स्कूल था। तो मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा ये लड़की कौन है? तो फिर मेरे दोस्त ने बताया, अमित एक लड़का था कि बाहर नैरोबी में हो। ईसड यार चुप करे, रामू की बहन है। रामकृष्ण सेन गुप्ता, जो उनके ब्रदर उस समय स्कूल के सिंगर हुआ करते थे हमारे से पहले। और फिर जब हम गए तो फिर दोनों गाते थे, हम भी गाते थे, वो भी गाते थे। तो उसने बताया रामकृष्ण की बात, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो शी टोल्ड मी कि बहुत अच्छा गाती हैं, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और उस समय शायद दिल्ली की टॉप सिंगर्स में आती थी, क्योंकि वो आने वाले इनको घर से आके ले गए थे। तो मुझे भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड म्यूजिक काफ़ी इन डेप्थ समझ में आता था। तो उसके बाद फिर इनके घर आना जाना थोड़ा बहुत शुरू हो गया। ये गाना गाया। आप भैया से मिलने जाते थे? हाँ, रामकृष्ण, क्योंकि जब मैंने इनको देखा कि गाती हैं तो फिर उन्होंने बताया कि वो भी गाती हैं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे स्टेज पे सुन लिया था पर मैंने इनको नहीं सुना था। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कि मैं जाके सुनूं। तो फिर रामकृष्ण ने मुझे घर में लेके गए और सुनवाया। जब मैंने इनको सुना तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि इतना अच्छा वॉइस किसी का हो सकता है जो सामने बैठ के सुन सकता है आदमी। उस समय काफ़ी एटीट्यूड रहता था इनके अंदर, बिकॉज डेफिनेटली दिल्ली की शी वॉज द टॉप मोस्ट सिंगर्स, वन अमंग द टॉप मोस्ट सिंगर्स। और फिर रेडियो वाले भी आके, उस समय युवावानी प्रोग्राम ही हुआ करता था, जो 15 साल 16 साल के बच्चों के, उस समय 15 साल के थे शायद हम लोग, उनको घर से आके बुला के लेके गए, आइए आप हमारे उसमें गाइए। तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि आपको नहीं, घर से मतलब कि मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हाँ गाया करती थी। फर्स्ट आई थी, मैत्री कॉलेज में मैंने एजुकेशन लिया था ना। तो उस टाइम तब उन्होंने फिर मुझे
बुलाया था कि आप आइएगा। तो फिर मैं इनका जब भी जाता था गाना गा रही होती थी, बाई चांस जब ये गाना गा रही होती थी लगा लागे ना मुरा जिया, तो मैं उसको नॉक नहीं करता था। पूरा सुनने के बाद जब गाना खत्म होता था तब नॉक करके मैं अंदर जाया करता था। सुन के ऐसा लग रहा है कितना प्यारी चीज है कि वो बाहर खड़े होके सुन रहे हैं और नॉक भी कर Because she used to sing so good कि मेरे को लगता था कि मैं नॉक करके डिस्टर्ब कर दूंगा बीच में। अब मुझे ये बात शादी के बाद पता है, पहले नहीं पता था। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा, बढ़ते रहे आगे। फिर दूसरी बार कब मिलना हुआ? इससे जब स्कूलिंग खत्म हुआ उसके बाद तो 10-12 साल मिले ही नहीं। ये अपना कुवैत चले गए थे जॉब के लिए, और फिर कुवैत से जब ये वापस आए तब वो मेरे घर आए मुझसे ढूंढते हुए, और लकीली मैं उस दिन घर पे नहीं थी। और बुलेट इनके पास बुलेट गाड़ी थी, वो बड़बड़ करके आते थे। तो लेकिन इन्होंने सारा दिन मेरा वेट किया। मैं क्योंकि कुछ काम ऐसे थे ट्यूशन्स करने और स्ट्रगलिंग वाली लाइफ थी, तो मैं कुछ अपने काम के सिलसिले में गई हुई थी कहीं। तो मैं शाम को आई घर, शाम को घर आई था, तब तक वेट ही करते तुम रहे। घर नहीं आई थी, वो समझिए कि हम उस जगह पे ट्यूशन वाली जगह पे गए, वहाँ ढूंढा और उन्होंने बोला कि वो जा चुकी हैं। फिर हम घर की तरफ लौटे, और फिर क्योंकि तुम मार्केट चली गई थी कुछ अपना काम वाम के चक्कर में, तो मैं फिर वहाँ वेट करता डेफिनेटली। बट व्हेन शी केम तो फिर हमारी मुलाकात हुई और बातचीत आ गई बड़ी। फिर क्या बात हुई? फिर वही बातचीत हुई, तो इन्होंने गाना सुनाया, लोगों को मुस्कुराना। कितने साल के बाद, कितने सालों के बाद, मतलब 10-12 साल समझ। कुवैत में था मैं काफ़ी टाइम, तो वहाँ काफ़ी सारी हमने गुलाम अली, जगजीत सिंह और परवेज मेहदी और फैदा हुसैन, इनकी गज़लें सुनी। कुछ बहुत अच्छा गाते थे वो लोग, और वो कुछ हमने प्रिपेयर भी कर रखी थी। तो कुछ उसमें से ऐसी गज़लें थी जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट की थी। तो उन्होंने मुझे कहा सुना मधु सुन, तू अभी क्या आजकल गाता था। तो मैंने गाना सुनाया इनको। वो गज़ल थी, लबों को मुस्कुराना आ गया है, हमें भी गम छुपाना आ गया है, नकाबे रुख उलट दो खुद ही वरना हमें पर्दा उठाना आ गया है। इस तरह से उसके शेर हैं। हाँ, तो जब चले गए तो रात को हम खाना वाना खाने बैठे हमारे पूरा परिवार। तो मम्मी से मैंने यूं ही पूछा क्या, मेरे मुंह से निकला कि मम्मी जमाई बनाना है क्या, ऐसे करके। पहली मुलाकात में? हाँ, जमाई बनाना है क्या, ऐसे ही पता नहीं मुंह से निकला मस्ती में। हालांकि हमारा कोई अफेयर नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। बट एक मीटिंग में आपने ऐसे हाँ, ऐसे बोल दिया कि आप उसका कारण ये था कि इनकी लाइफ की ये विश थी कि मेरे को जो लड़का है सिर्फ मेरे टैलेंट के बेस पे शादी करेगा, कोई दहेज नहीं लेगा, कोई डिमांड नहीं होगी उसकी, और गाता होगा, शक्ल उसकी जैसी मर्जी हो। वो बाई चांस अच्छी बात है कि हमारी शक्ल भी अच्छी थी। इट्स अ मैटर ऑफ चांस, दैट वाज हर लकी। तो नहीं, तो आप दोनों की उस दिन कोई ऐसी बात हुई थी शादी के बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ आप मिले। इन्होंने पहले से ही हमें हस्बैंड डिसाइड कर लिया था। क्या बात है, क्या नहीं, बात। मैं कह तो रही हूँ कि मतलब ऐसे मुंह से निकला कि मम्मा आपको ये जमाई बनाना है। तो मेरा भाई साथ में रामकृष्ण कहता है पागल है क्या, वो पंजाबी है, हमारे साथ कोई मैच ही नहीं है हम लोगों का। हाँ। बात आई गई होगी। फिर उसके 1-2 दिन बाद ये फिर आए कि भाई लक्ष्मी, तब हम तू तराक करके बात करते थे दोस्त यार जैसे होते हैं, लक्ष्मी चल मेरे घर चल, बहुत सारे कलेक्शंस हैं गजल्स के। तब मैं उनके साथ जब बाइक में उनके घर गई तो रास्ते में बीच में इन्होंने रोका। अच्छा। उसके बाद बोला कि तू शादी क्यों नहीं करती है, ऐसे बोला था। कैसे लड़का चाहिए? तो कैसा लड़का चाहिए तुझे? तो फिर मैंने इनको बताया वही जैसा भी इन्होंने आपको बताया कि भाई कैसा लड़का मुझे चाहिए। गाना गाता हो, मेरे गाने को अप्रिशिएट करे और साथ में गाना समझता हो, और दहेज बिल्कुल डिमांड नहीं करे। फिर मेरे से कहने लगे कि उससे शादी करेगी। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने ऐसे करके देखा, मैंने क्या तुझसे शादी ऐसे, तुझसे पागल है क्या, मैंने ऐसे बोला। बिल्कुल दोस्त जैसे होता है। हाँ। तो फिर ये कहते पहले तो तू तराक करना बंद कर दे। फिर मैं थोड़ा सा झेप गई। फिर मैंने कहा लेकिन आपके घर वाले, कहते नहीं वो, मैंने कहा लेकिन आपके घर वाले, तो ये कहने लगे नहीं वो तो मैनेज हो जाएगा। इस तरह से बात हुई। तो ये घर पहुंचने से पहले बस छोटी सी एक कॉन्वर्सेशन। फिर बस उसके बाद फिर इनको मैं अपने घर लेके गया डेफिनेटली, क्योंकि इनको काफ़ी कुछ आता था उस समय तक, मेरे को इतना नॉलेज नहीं था म्यूजिक का। तो देन आई सेड कि मेरे को भी कुछ सिखाया नहीं गया। फिर उन्होंने मुझे कुछ राग वाग की बेसिक नॉलेज देनी शुरू की, और ये मुझे एक राग एक दिन सिखाती थी, अगले दिन मैं उस पर कंपोजिशन बना के ले जाता था। हम नेहरू पार्क में बैठा करते थे, तो मैं कहता था देख लक्ष्मी तुमने दरबारी सिखाया, मैंने दरबारी पे कंपोजिशन बनाई, ये तूने बागेश्वरी सिखाया, मैंने बागेश्वरी कंपोजिशन बनाई। तो वो इनबिल्ट था हमारे अंदर, गॉड गिफ्टेड, कि हम उसको सुरों को बांध लेते थे। एक बुक उठाते थे किसी राइटर की और गजल ली, और उसको उसके हिसाब से, मूड के हिसाब से, राग के हिसाब से बांध दी, और ऐसे करते करते सिलसिले बढ़ते गए। तो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ, आप मतलब दादी माँ और दादाजी का रिएक्शन कैसा था?
उनका रिएक्शन वाज क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि उनको पता था ये क्या करके आया होगा, बिकॉज मैं जिस भी लड़की से मिलता था आई वाज ऑन सर्च यू नो फॉर माय लाइफ पार्टनर। डेफिनेटली शायद हर आदमी से होता ही होगा कि एक परमानेंट लाइफ पार्टनर मिल जाए। What was your age at that time? आई वाज जस्ट 25। मैं कुवैत से आई था ना उस समय, तो जैसे ही मैं घर आया बाइक पे इनको छोड़कर, तो मम्मी ने पूछा कि लारा दे हैं, एनु भी लारा दे हैं। जब पापा ने आपसे पूछा कि शादी करेगी मेरे से, तो आपने क्या जवाब दिया? ये तो आपने बताया ना। मैंने हाँ भी नहीं कहा था, ना भी नहीं कहा था। मैंने वही बोला था कि और आपके पेरेंट्स, हाँ। क्योंकि पेरेंट्स भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने कहा था मैं मैनेज कर लूँ। फिर मैंने कहा मेरे शर्त तो होता है आपको बिना दहेज। उन्होंने वैसे ही दहेज में तो खैर हम लोग हमारे खानदान में बिलीव भी नहीं करते दहेज लेने में। तो लड़की तुम्हें मिल रही है, तुम्हारी चॉइस की लड़की तुम्हें माँ बाप इतना बड़ा करके पाल पोस करके देते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और तुम्हारा घर बसाती है लड़कियाँ भी, तो दहेज मांगना तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल नागवार चीज़ है। अच्छी बात है। ना आई उस ना टाइम आई पे भी कभी। हाँ, अब तो लोग और एजुकेट हो गए, बट उस टाइम पे भी ये सोच रखना बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। कभी मतलब उसके मैं बाद तो ऐसे सोची थी मैं तो शादी करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लड़का मिलेगा नहीं मेरे हिसाब हाँ, का। इनका सोचने का ये था कि ऐसा लड़का तो मिलेगा नहीं, दहेज तो मांगते ही हैं। क्योंकि कुछ नॉर्मल चीजें होती है ना, वो तो देना ही है, ऐसे कहा जाता है कि भाई ये चीज तो बहुत मतलब देना ही पड़ता है। ये चीज जैसे बंगालीज में है कि भाई अंगूठी तो देना ही है, सोने के बटन तो देना ही है, गले में चेन तो देना ही है, ये सब बेड देना है सोने का, वो बेसिकली शगुन का बहाना करते हैं कि शगुन है, ये तो लड़के देना वालों ही ने बना रखा है कि कुछ ना कुछ लड़की से आ जाए। हालांकि अभी भी देते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं देते। अपना अपने लेकिन सोचने का हमने ना नहीं- अब सोचने हमने का नहीं मतलब- तरीका है, नजरिया अपना। मैंने- मैं कभी इस चीज में बिलीव नहीं करता था, ना ही मैं कभी घोड़ी चढ़ना या नाव फिर इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। बिकॉज लोग घोड़ी चढ़ाते हैं कि घोड़ी पे चढ़ जाएगा तो लड़की को डोमिनेट कर पाएगा। ये इसके पीछे जो लॉजिक है ना, घोड़े पे क्यों नहीं चढ़ाते, घोड़ी पे चढ़ाते हैं। बिकॉज अगर घोड़ी की लगाम कर पाओगे तो तुम अपनी बीवी को भी कब्जे में कर लोगे। ये उनका सोचने का ढंग है, पर ऐसा नहीं होता। बेसलेस चीजें हैं। बेसलेस चीज़ है, पर वो पुराने ट्रेडिशन बने हुए लोग मानते हैं, लोग क्वेश्चन नहीं करते उस चीज़ को। तो हम लोग तो शायद पुराने किसी ट्रेडिशन को मानते ही नहीं थे। ना लामा फेरे, ना कोई, ना मुकुट पहनना, ना सेरा पहनना। मैंने कुछ नहीं पहना अपनी शादी में। आपके बेटे ने भी नहीं पहना। हाँ, नहीं पहना। लोग पूछते हैं क्यों नहीं पहना, क्यों नहीं पहना, तो क्योंकि वो सब खून में है। वो अजीब सा लगता है कि ये सब क्या हाँ, फालतू की चीज़ है। pretense क्यों मैरिज बेसिकली क्या है कि दो सोल्स आपस में जुड़ती हैं, जो एक ही सोल होती है, अलग अलग शरीरों में घूम रही होती है। तो मेरा मानना है कि अगर तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल जाता है, सेम सोलमेट मिल जाता है, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती। तो बाकी सब चीज़ें तो बेमायने हैं। पेरेंट्स मान जाएंगे इसलिए मेरे को 100% श्योर था, बिकॉज उन्होंने, जब मैंने पहली बार जॉब शुरू किया था कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स में, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि बेटा तेरी जॉब वॉब लग गई है तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे। तो मैंने उनको कहा था नहीं, लड़की मुझे आप मत ढूंढिए, लड़की मैं अपने आप ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए। तो वो शायद आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आए, तो वो चीज़ आप मेरे पे छोड़ दीजिए। तो रिजल्ट उनके काफ़ी, मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी दोस्त मेरी बनी है लड़कियाँ, वो सब गाने वाली थी, क्योंकि म्यूज़िक वॉज माई पैशन। मुझे बड़ी इन डेप्थ समझ में आती थी म्यूज़िक। तो एक मासूमियत, एक सरेंडर वाली जो फीलिंग होती है, वो शायद मैं और लड़कियों में नहीं देख पाया। तो इनको जब मैंने देखा तो अच्छा लगा मुझे, देन आई ऑफर्ड। और फिर मैंने एक दिन उनको बोला कि तुम्हारे पे आके मेरी सर्च खत्म होती है, आई नीड अ गर्ल लाइक यू, तो तुम शादी करो आज मुझसे। आज हाँ, तो शी सेड आज कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा देखो आज ही करनी है तो करो, मंदिर में जाकर हम एक दूसरे से कमिट कर लें, सो दैट मेरी सर्च खत्म हो जाए, मेरे दिमाग की टेंशन वो हो जाए कि मैं आई एम सेटल नाउ। तो फिर उन्होंने हिम्मत की और फिर हम मंदिर में गए। काली आपको थोड़ा सा लगा घबराहट हुई? डेफिनेटली हाँ, दोनों को घबराहट कॉन्फिडेंस बहुत मतलब मुझे लगा हाँ ठीक है, ठीक ही हो रहा है। आपस में हमने मतलब रहना है, साथ रहना है और जिंदगी आगे गाड़ी बढ़ानी, तो मुझे भी कुछ ऐसे मन में नेगेटिव चीज़ आई नहीं, सच बताऊँ आपको। क्योंकि मंदिर ले गए, वहाँ काली माता का मंदिर सरोजनी नगर में, काली माता के पैरों का और इसके साथ हुई थी पहली शादी। और इसके बाद मैंने 3 शादियों की स्टोरी बताओ आप। माँ से पूरी प्रार्थना की, हाथ जोड़ के कि मैंने कमिट किया इनके साथ और मुझे कमिटमेंट के साथ आप शक्ति देना कि मैं इसको निभा सकूं, बस। तो ये थी पहली शादी। फर्स्ट मैरिज। अब आगे बढ़ते हैं। बताओ आगे। फर्स्ट मैरिज हो गई, फिर हम अच्छे से एक दूसरे से मिलते रहे। ये अपने घर में रहती थी, मैं अपने घर में रहता था। अभी हम गोना नहीं किया था, इसको गोना कहते हैं। हाँ, फिर इनके घर वालों ने बोला कि अब तो आपके घर में, अपने घर में पता था कि शादी हुई है कि अभी नहीं पता? नहीं, अभी नहीं बताई थी हमने,
हम लोग सोच रहे थे कि कुछ हम लोग हमारा कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स बन जाए कजन्स का, कि ताकि ये अपने घर में बता सके भाई हम लोगों ने गाना I है। mean, there should be some reason why एक इंटरकास्ट मैरिज उस लड़की से बिना दहेज। बात की मैंने थी अपने ना? घर में फिर अपने बात की कि मैं लक्ष्मी से शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बस ये मुझे फाइनल है। तो मैंने कहा मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा था और मुझे उससे मतलब मैरिज करना। तो दे सेड कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं दिया, मतलब ऐसा लगा कि जैसे ठंडा। हाँ मतलब पता नहीं मजाक कर रहा है कि कोई ऐसा थोड़ी होता है, तो हम मना करेंगे शायद नहीं करेगा। तो मुझे जब उनका अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो मुझे लगा कि ये मानने वाले नहीं हैं। Honestly, it will take time। पहले ही मैंने अपनी लाइफ के काफ़ी सर्च में टाइम खराब कर दिया है। सो अब जब मुझे मेरे चॉइस का पार्टनर मिल रहा है तो मेरे को उसको ख़त्म कर देना चाहिए बात को। तो उसके बाद तो फिर ये मेरे पास आए, अब मुझे आके बोलते कि सुरई नगर में हाँ, EPD सरोजिनी 18 नगर में नीचे बुलाया सीढ़ी से। तू, मुझसे हमने कल शादी कर लिया तो तैयार है शादी के लिए, और मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। क्योंकि वो ऑलरेडी घर से अपसेट हो गया। हाँ, तो अपसेट थे। तो फिर मैंने कहा, मैं बड़ी हैरान हुई, एकदम से एक दिन के नोटिस पे कैसे मतलब शादी करें। कहते देख ले अब, तो अगर हाँ है तो ठीक है, हम अभी मार्केट में चल जाते हैं, सामान मंदिर जाके कराते हैं जहाँ शादी करना है, और अगर ना है तो फिर आज के बाद नहीं मिलूंगा कभी। तो मैं तो सोच में पड़ गई, लेकिन मैं ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने उसमें कहा एक शादी तो वहाँ Commitment तो already कर हो चुकी है। मैं कहा ठीक है कर लेते हैं ऐसे ही। तो फिर कहते चलती ओके। फिर मैं ऊपर गई, अपनी मम्मी को बोला मैंने कि मम्मी हम शादी कर रहे हैं। मेरे घर वाले भी बहुत हैरान हुए, कहते तू सोच लिया क्या? तो मैंने कहा हाँ सोच लिया है। तो उन्होंने कुछ मना नहीं किया, कुछ नहीं कहा। फिर तभी उसी वक्त हम निकले वहाँ से और आर्य समाज मंदिर में जाके बातचीत की, और जो भी नया एक जोड़ा, उनका कुर्ता पजामा, मेरी एक नई साड़ी, और बस शाखा पौला जैसे इन्होंने शादी करनी थी। बंगाली में शाखा पौला बोलते हैं, जो मैंने सोचा था कि मैं जो शाखा पौला दे के उससे उतना ही ले जो जितने चाहिए होता है शादी में, तो वैसे ही हुआ। इन्होंने मुझे मुकुट भी बनाया था अपना बंगाली, वो मैंने पहन लिया था इनका दिल टोपर। उसके बाद फिर हमारे जो ये करता है वो करके करते हैं ना लोग, अगले सब दिन हमने हमने किया। शादी कर ली। तो उस शादी में आपके घर से मतलब इनकी तरफ से इनके घर वाले थे और मेरी तरफ से खाली वो दोस्त थे। फिर हम लोगों ने मैरिज कर ली। उसके बाद ये अपने घर चली गई, मैं अपने घर। तो सेकंड शादी की स्टोरी ये थी। अच्छा, अब एक चीज़ और मिस हो गई है मेरी। मतलब बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि जब मैं थी करीब 5-6 साल की रही होंगी, तो हमारे घर के सामने एक मंदिर था। तो मंदिर में जाके मैं ऐसे ही पूजा करती रहती थी, भगवान को साफ सुफ करती रहती थी। तो पंडित जी रोज़ देखते थे, छोटी सी बच्ची आती है, मंदिर की सफाई करती है और अपने आप ही कुछ बोलती रहती है। मैं भगवान से कहती थी कि आपके ऊपर सब पैसे क्यों फेंकते हैं, आप तो सबको देते हो और आपके ऊपर ही फेंकते हैं, कितने पागल हैं लोग, ऐसे मैं बोलती थी भगवान जी। फिर एक दिन मैंने देखा कि वहाँ कृष्ण भगवान की मूर्ति है और उनके गले में माला नहीं है, मतलब चेन नहीं पहनी। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि इनके गले में चेन कहाँ गई? कृष्ण भगवान के गले में चेन नहीं है। कहते वो पॉलिश होने गई है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो मैंने उस दिन नया एक चेन पहना था, चांस की बात है। तो मैंने अपने गले से चेन उतारी और कृष्ण भगवान के गले में डाल दी। अब वो डालती, कृष्ण वो पंडित जी साथ खड़े थे, उन्होंने बोला बेटा तूने ये क्या किया? मैंने कहा उनका गला खाली नहीं अच्छा लग रहा, तो तूने अपनी चेन पहना दी। तो बड़े ना गदगद से हो गए, कहते तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। एक छोटा सा कृष्ण और था वहाँ पे, वो मेरे पास अभी भी है, मैं पूजा करती हूँ, इतना सा कृष्ण इधर का। तो मैंने कहा मुझे कृष्ण चाहिए। तो आप देखो कि मैं लक्ष्मी हूँ, इनका नाम मधुसूदन है और इनका जन्म भी 19 अगस्त को ही है, कृष्ण जन्मदिन बोलते हैं उसे। और मधुसूदन का मतलब भी कृष्ण। हाँ कृष्ण है। तो मतलब बहुत अजीब सी बात है, आप बताइए। मानने वाले अगर माने तो बहुत गहरी बात है। तो मैं जैसे मानती हूँ कि शादी विवाह जो है ना कोई करता नहीं है, ये होता है, ये सब विधाता का ही लिखा रहता है। नहीं तो कहाँ हम 10-12 साल बाद मिले हैं और बिल्कुल अलग कम्युनिटी है, कुछ सब कुछ असल में जो सेइंग है ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो वो हमारे केस में पूरी तरह 100% इम्प्लीमेंट होता है। मतलब हमारे पे पूरा सिद्ध हो चुका है ये चीज़ कि वाकई मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अच्छा, हम जो 3 शादियों की बात कर रहे हैं उसका बेस तो बताना पड़ेगा कि 3 शादियों का क्या मतलब। 3 शादियां असल में क्या था कि मेरे पापा को बड़ा शौक था एस्ट्रोलॉजी का और डेफिनेटली ही वाज हैविंग वेरी हाई होप्स आल्सो फ्रॉम मी। उनको भी लगता था कि बड़ी किसी करोड़पति फैमिली से और बड़ी उससे शादी करेगा, बिकॉज माई सन इज़ वेरी एम्बिशियस। तो वो एक दिन मुझे अपने एक मित्र हैं उनके गोसाई साहब, अभी तो ये पास हो गए, अच्छी एस्ट्रोलॉजी किया करते थे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा है और इसको ज़रा देखो। तो उन्होंने कहा भी इसकी
3 मैरिजेस हैं। तो थोड़े से हैरान हो गए थे वो, ही वाज शॉक्ड कि एक मैरिज नहीं समझती आजकल लोगों से, तो ये 3 मैरिजेस कैसे करेगा, मतलब आप कैसे मैनेज करेंगे। एनीवेज, तो पहली मैरिज तो हमारी अपने आप कर ली हम लोगों ने। हम इस तरह से मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी जो होता है वो सच ही होता है। और दूसरी मैरिज इनके घर वालों के सामने हमने कर ली थी, वहां से हमारा अप्रूवल हो गया। लेकिन आपके अब एक फैमिली रह गई थी जिसको हमने मनाना था, और उसके लिए भी हम, ऐसा नहीं था कि मनाने में कोई दिक्कत आती, हम लोगों को लग रहा था कि इनके पास दे डोंट हैव एनी रीजंस टू टेल पीपल कि क्यों शादी की इन्होंने इंटरकास्ट, या हमारी, ऐसा तो नहीं कहते लोगों को कि हमारी पसंद की नहीं है जब बेटे ने पसंद कर ली तो, मगर जिस तरह की चॉइस उनकी थी कि लंबी ऊंची गोरी चिट्टी की जैसे पंजाबी होते हैं उस तरह की हो, तो हमने कहा भी चलो उनको एक रीजन मिल जाए। हम एक अपना LP रिकॉर्ड निकाल के, उन दोनों रिकॉर्ड्स का फैशन चला करता था, EP और LP, तो हम लोगों ने HMV में रिकॉर्डिंग भी बुक कर ली थी अपनी, गजल बदल के पूरा कंपोजिशन बना के, पर समहाउ वो फिर हम निकाल नहीं पाए किसी भी वजह से, किसी और काम में बिजी हो गए। बाद में फिर हमें महसूस हुआ क्या, व्हाई वी हैव टू प्रूव पीपल। अब हम रह रहे हैं 1-2 साल से और अब घर चलते हैं, बहुत हो गया, और हमें कोई रिकॉर्ड की कैसेट की जरूरत नहीं है। उन दोनों कैसेट और रिकॉर्ड्स का इफेक्ट होता था, बड़ा वाला LP रिकॉर्ड आता था। फिर मैंने उसको बोला छोड़ो यार, मैंने एक दिन मम्मी पापा को बोला कि मैं घर लाना चाहता हूँ, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा बेटा बनवास से आ रहा है। और मेरा छोटा ब्रदर वाज इन NDA, ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, लेफ्टिनेंट की, कमीशन ऑफिसर बनने वाले थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई साहब जब आप अपने भाभी को लाने हैं तो मेरे होते तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी पे आए थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी दिन मैंने फिर टिकट बुक करवाई ट्रेन की, राजधानी की, एंड आई हैड गॉन ऑल द वे टू कोलकाता। क्या बात। फिर मैं इनको लेके आया और ला के फिर हमने, तब फोन होते थे, मतलब आपस में आप फोन होते थे, फोन में हमारे वो पड़ोस में लगा होता था, वो STD वाला जो सिक्का डाल के करते हैं, और वेट करना होता था कि आपको, तो मैं फिर इनको सिक्का डाल के फोन किया कि मैं कल पहुंच जाऊँ, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं राजधानी को पहुंचने। शी वाज वेरी एक्साइटेड कि आ रहे हैं कल लेने, क्योंकि इनके रिश्तेदारों के हिसाब से तो मैरिज हमारी हो चुकी थी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी मी कि ऐसे पंजाबी लड़की की शादी की है दिसंबर। तो फिर मैं गया इनको लेने के लिए, और 2-3 दिन के बाद हम वापस आ गए, और फिर प्रॉपर रिसेप्शन करके तो वो बंजारा रेस्टोरेंट में प्रॉपर मैरिज करके उसका पूरा वीडियो बना के, सब डांस वांस जो भी होता है, भाई भी डांस किया, उसके दोस्त भी आए मेरे, सब फ्रेंड्स को भी बुलाया। शी वाज प्रॉपर्ली गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी की शी इज माय वाइफ। और उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो ये थी ऑलमोस्ट लाइक ये हमारे हिसाब से तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि 3 मैरिजेस हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये 3 मैरिजेस हमारी लिखी हुई थी, और तीनों मैरिजेस एक ही साथ हो गई। तो जो कुंडली है उसका भी वो बात सच हो गई, और बाकी ये भी सच हो गया कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने, लक्ष्मी जी ने आपको बताया कि 4 साल की उम्र में इन्होंने माला डाल दी थी कृष्ण के उसमें, तो देखा जाए तो शादी तो तभी हुई थी, वो मूर्ति से हुई थी, अब इन प्रैक्टिकल हुई, इन पर्सन, तो मानो तो ये सब है तो स्पिरिचुअल चीजें, पर मानो तो सब है, नहीं तो नहीं। जैसे कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। लोग उसको मरते हुए गंगा का जल मुंह में भी डालते हैं, और लोग उसमें नहाते हैं तो सुसु भी करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। लेकिन ये 100% श्योर है कि जो चीज़ें आप मानते हो, परसीव करते हो, वैसा वैसा ही आगे होता है। हम क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, हम मानते हैं कि ये सब सत्य है, तो हमारे साथ शायद ऐसा हुआ, या यूँ समझ लीजिए कि हमारे साथ ऐसा होना था इसलिए हम मानते हैं। दोनों तरफ से आप ले सकते हैं चीज़।